नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुलाजिमीन की हड़ताल में मजीद शिद्दत। रियासती वजीर श्रीधर बाबू को एहतजाजी मुलाजिमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ने और सेक्रेटेरिएट से जाने पर मजबूर कर दिया। अलहदा तेलंगाना के लिए आखिरी बार दिल्ली जाने का तेलंगाना कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी का फैसला। मुस्बित फैसला न आने पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का ऐलान। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन 28 सितंबर को अपने इस्तीफे के ऐलान पर अटल। मरकजी वजीर दाखिला चिदम्बरम से मुतालिक वजारत फाइनेंस की रिपोर्ट पर हुकूमत में इख्तलाफात की कांग्रेस ने की तरदीद। बीजेपी ने किया चिदम्बरम से इस्तीफे का मुतालबा। और अमेरिका फलस्तीन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाने वाली रुकनियत की दरख्वास्त को वीटो करेगा। अमेरिकी सदर बराक ओबामा की सदर फलस्तीन महमूद अब्बास से बातचीत। आप खबरें तफसील से। अलहदा तेलंगाना की हिमायत में जारी आम हड़ताल में डॉक्टर्स के शामिल हो जाने से हड़ताल में मजीद शिद्दत देखी जा रही है। हड़ताल के 10वें दिन तेलंगाना के तमाम अजला में सरकारी इंतजामिया पूरी तरह से ठप होकर गया। बल्दी मुलाजमीन के भी हड़ताल में शामिल होने से शहर में साफ सफाई और कचरे की निकासी के कामों पर असर पड़ा है। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के जारी रहने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज भी कई मुकामात पर अलहदा तेलंगाना की हिमायत में एहतजाजी धरने दिए गए और फौरी अलहदा रियासत की तश्कील का अमल शुरू करने का मुतालबा किया गया। HMDA, SRSP, ORR और आरचीज के तकरीबन 600 मुलाजिमीन ने JAC की तश्कील अमल में लाते हुए अलहदा तेलंगाना की हिमायत में अपनी खिदमात का बाइकआउट किया। मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए और जल्द अलहदा रियासत की तश्कील का मुतालबा किया। तेलंगाना विद्यार्थी ऐक्य वेदिका की जानिब से अलहदा तेलंगाना और आम हड़ताल से मुतालिक कांग्रेसी कायदीन अभिषेक मनु सिंघवी और रेणुका चौधरी के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और उनके अलामती पुतले भी नजरातिश किए गए। लॉ कॉलेज के पास रियासती वजीर श्रीधर बाबू का भी पुतला नजरातिश किया गया। एहतजाजी तलबा ने इल्जाम लगाया कि श्रीधर बाबू डरा धमकाकर मुलाजमीन को खिदमात पर जाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वरंगल में वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने रियासती वजीर बसवराज साराया के घर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया और उनसे फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। सिंगरेनी कॉलेज के मुलाजमीन ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया और कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन की जानिब से आज शदीद एहतजाज के बाद वजीर सिविल सप्लाईज जी श्रीधर बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेक्रेटेरिएट छोड़ने पर मजबूर हो गए। आज वजीर माल रघुवीर रेड्डी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन ने श्रीधर बाबू के खिलाफ नारे लगाते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान वज़रा के हिफाजती दस्तों और मुलाजिमीन के दरमियान धक्कम पेल के बाद मुलाजिमीन कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हो गए। एहतजाजी मुलाजिमीन के नुमाइंदे नरेंद्र ने कहा कि हम पुरसुकून तौर पर अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। आप लोगों ने इस्तीफे देकर हमको वरगलाया है, जबकि सियासी अमल में हमारा कोई अमल व दखल नहीं था और आज जब हम अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाकर एहतजाज कर रहे हैं तो आप लोग अपने काम काज में मशगूल हैं। जिस पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि हमने आपसे कभी भी एहतजाज के लिए अपील नहीं की। उन्होंने कहा कि यह मसला मरकजी हुकूमत के ज़ेर गौर है और हम अपनी हिकमत अमली के तहत कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए शिरकत की कि 1 नवंबर से 1 रुपए चावल की स्कीम जो कि गरीबों से ताल्लुक रखती है उस पर गौर किया जा सके। उन्होंने मुलाजिमीन से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त की, जिस पर नरेंद्र ने कहा कि घर जल जाने के बाद राख हाथ लग जाए तो क्या किया जा सकता है, लिहाजा हम आपसे इजहार यगानगत करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर हमारे साथ शामिल हो जाइए। जिस पर वजीर माल रघुवीर रेड्डी ने मदाखलत करने की कोशिश की तो नरेंद्र ने कहा कि हमारा मकसद सरकारी कामकाज में मदाखलत करना नहीं है और न ही रुकावटें पैदा करना, लिहाजा हमारे वजीर को हमारे साथ चलने दीजिए। जिस पर श्रीधर बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर एहतजाजी मुलाजिमीन के साथ बाहर निकल गए और फिर गाड़ी में बैठकर मकान के लिए रवाना हो गए।
तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के अरकान असेंबली ने कहा है कि वो 28 सितंबर को अपने इस्तीफे देने के ऐलान पर कायम है। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कायदीन से सवाल किया कि उनके दिल्ली दौरे से भी अगर अलहदा तेलंगाना पर मुस्बित ऐलान नहीं किया जाता है तो क्या वो भी अपने इस्तीफों के लिए तैयार हैं। ई दयाकर राव ने कहा कि सियासी बहरान के दबाव के जरिए ही तेलंगाना हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरबराह केसीआर ने तेलंगाना तहरीक की आड़ में अपने खामियों को जहां छुपाया है वहीं उन्होंने अपने पार्टी को भी मजबूत किया है, लेकिन तेलंगाना के लिए केसीआर ने कुछ नहीं किया। ई दयाकर राव ने बताया कि 23 तारीख को मुलाजमीन की हड़ताल से इजहार यगानगत के तौर पर एक रोजा भूख हड़ताल की जाएगी। ఎంప్లాయీస్ గాని జేఏసీ సభ్యులకు గాని టీచర్స్ గాని విద్యార్థులకు గాని విజ్ఞప్తి చేసేది మేము కూడా పనిచేసేది సకల జనం సమ్మెకు మద్దతుగా తెలంగాణ కోసం సహకరించమనేదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। 27వ తారీఖు నాడు తాడొప్పిడో తెలుసుకున్నందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం। అందుకని ధర్నా కూడా అందరూ సక్సెస్ అయ్యేందుకు కూడా సహకరించవలసిందిగా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి అందరం కూడా ఫోరం తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। उधर तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से अलहदा तेलंगाना से मुताल्लिक मुस्बित फैसला न आने पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का ऐलान किया है। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज रुकन राज्यसभा केशव राव की क़यामत पर मुनक़िद हुआ। इजलास में 26 सितंबर को दिल्ली जाने का फैसला किया गया और दिल्ली में गांधी जी के मुजस्समे के पास धरना भी दिया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि यह उनका आखिरी दिल्ली का दौरा होगा और मसले तेलंगाना पर दोबारा दिल्ली नहीं जाएंगे। तेलंगाना स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात का भी फैसला किया गया और चीफ मिनिस्टर से तेलंगाना की सूरत हाल पर हकीकी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को रवाना करने की दरख्वास्त की जाएगी। स्टीयरिंग कमेटी ने आम हड़ताल में शामिल मुलाजमीन की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर दामोदर रेड्डी ने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों पर मौसर अमलावरी नहीं हो रही है। इजलास में अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि अगर मरकज की जानिब से मुस्बित फैसला नहीं आता है तो फिर से इस्तीफे दिए जाएंगे। ఢిల్లీకి పోయి వచ్చిన తర్వాత ఏమి జరుగుతుందో ప్రజలు చూస్తారు। ఒక మంత్రి కాదు పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎమ్మెల్యేలు కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు। ఆఖరి అవకాశం హైకమాండ్ మీ అప్పీల్ చేయదలుచుకున్నాం। 4.5 కోట్ల మంది సకల జనులు ఈరోజు సమ్మె చేస్తుంటే స్పందించకపోవటం చాలా విచారించదగ్గ విషయం। ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పుడు రిపోర్టు పంపిస్తున్నారు। అందువల్లనే మా అధికార ప్రతినిధి నిన్న ఆ విధంగా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। నేను అడుగుతున్నాను ముఖ్యమంత్రి గారిని किरण कुमार रेड्डी हुकूमत 1 नवंबर से 7.5 करोड़ अवाम को 1 रुपए किलो चावल फराहम करी। गुर्बत को दूर करना ही हुकूमत का मकसद है। मीडिया से बात करते हुए वजीर माल रघुवीर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से यह मकसद रहा है कि गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए। इस सिलसिले में कई फलाही स्कीमात का आगाज भी किया गया है और उस पर कामयाबी के साथ अमलावरी जारी है। उन्होंने कहा कि साबिक में वाईएसआर और रोशिया के बाद किरण कुमार रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने के 9 महीने के अंदर रचाबंडा के पहले मरहले के तहत कई मसाइल की यकसुई की गई और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर 1600 करोड़ की लागत से SC/ST के 5 लाख खानदानों को 10 लाख एकड़ अराजी पर काज करने के लिए तमाम बुनियादी सहूलतें और रियायतें फराहम की जाएंगी। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि 15 अक्टूबर से रचाबंडा के दूसरे मरहले का आगाज होगा और इस मरहले में पहले मरहले में दाखिल की गई दरखास्तों की यकसुई की जाएगी। इसके अलावा सरकारी महकमेजात और खानगी सनतों में तकर्रुरात का भी चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है। उन्होंने अपोजिशन जमातों के रद्दअमल पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम ने मुफ्त चावल फराहम करने का मुफ्त मशवरा दिया है। CPI और लोक सत्ता ने जबकि इसका खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत शफाफ इंतजामिया के लिए इक़दाम कर रही है। इससे मुस्तकबिल में कई मजीद फलाही स्कीमात का आगाज किया जाएगा। गैर कानूनी कानकनी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और उनके ब्रादर निस्बती श्रीनिवास रेड्डी की दरखास्त जमानत पर समाअत को 29 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नामपल्ली की CBI अदालत में तेलंगाना वकला की जानिब से खिदमत के बाइकआउट की वजह से गाली जनार्दन रेड्डी के वकला भी अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से समाअत को 29 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया।
कांग्रेस पार्टी और मरकजी हुकूमत ने मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम की मदाफियत करते हुए कहा कि पार्टी में 2G स्कैम के सिलसिले में किसी भी तरह के कोई इख्तलाफात नहीं हैं। वाज़ेह है कि वजारत फाइनेंस ने वज़ीर आज़म के दफ्तर को रवाना की गई एक नोट में कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट में हुई बेकायदियों को उस वक्त के वजीर खजाना पी चिदम्बरम रोक सकते थे। वजारत फाइनेंस के इस नोट के बाद कांग्रेस में इख्तलाफात की क़यासाराइयों ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। मरकजी वजीर कानून सलमान खुर्शीद ने चिदम्बरम का दिफा करते हुए उनसे मुतालिक वजीर आज़म के दफ्तर को रवाना की गई तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया और कहा कि 2G अलॉटमेंट में चिदम्बरम का कोई रोल नहीं है। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने चारशंबे की रात वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से फोन पर बातचीत की और उन्हें वजारत फाइनेंस की जानिब से रवाना की गई नोट से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। पता चला है कि मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने भी वजीर आज़म से सिलसिले में टेलीफोन पर बातचीत की है। मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी और वजीर दाखिला चिदम्बरम ने इस मसले पर किसी भी तरह के रद्दअमल से इनकार कर दिया है। As many roads as possible, connecting them to the villages. Number 3, restoring water supply where water supply has been interrupted. Number 4, repairing or first give notice to any party that's affected, and on notice that party, whoever it is, including Government of India, will respond. I can say with full authority at my command that we stand by Mr. Chidambaram, his understanding and his interpretation of the facts. There is no question whatsoever of his even acquiescing in anything that might be wrong. उधर बीजेपी ने मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि वजारत फाइनेंस की जानिब से वजीर आज़म के दफ्तर को जो नोट रवाना की गई है उसे साफ जाहिर होता है कि पी चिदम्बरम 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में हुई बेकायदियों को रोकने में नाकाम रहे थे। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि इस तरह के इंकशाफ के बाद चिदम्बरम को अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। The Department of Economic Affairs noted in its as per relevant notings, it said to DOT that for allocation of additional spectrum, while price discovery through auction may not be appropriate. कहते हैं कि गरीब को नहीं बल्कि गुर्बत को हटाने की जरूरत है। शायद यही वजह है कि मरकजी मनसूबाबंदी कमीशन ने इसी मकसद के तहत अपनी कोशिशों का आगाज किया है। लेकिन मौजूदा दौर में गुर्बत को वादों और ऐलानात से दूर नहीं किया जा सकता। शायद आंध्र प्रदेश में मनसूबाबंदी कमीशन के मकसद को पूरा करने के लिए ही चीफ मिनिस्टर ने गरीबों के लिए 1 रुपए किलो चावल की स्कीम का ऐलान किया है। पेश हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की रिपोर्ट। मरकजी मनसूबाबंदी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि यौमिया 32 रुपए कमाने वाला फर्द सतह गुर्बत से ऊपर है। इस तरह मनसूबाबंदी कमीशन का यह कहना है कि माहाना 965 रुपए कमाने वाला फर्द बासानी जिंदगी गुजार सकता है। आज के महंगाई वाले दौर में जहां केरोसिन, पकवान गैस, पेट्रोल, दाल, चावल और तरकारियों की कीमतों में वक्फे से इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में यह समझना कहां तक दानिशमंदी है कि 965 रुपए माहाना से कोई खानदान की गुजर बसर हो सकती है, जबकि सरकारी आदाद शुमार बताते हैं कि मुल्क की 40 करोड़ आबादी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है और 30 करोड़ की आबादी को अवामी निजाम तकसीम के जरिए अनाज फराहम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इस रूलिंग को भी शामिल किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि सेहतमंद शख्स की जिंदगी के लिए यौमिया 2100 कैलोरीज की जरूरत होती है और अंदाजा लगाइए कि 965 रुपए माहाना से खानदान किस तरह से 2100 कैलोरीज हासिल कर सकता है। इससे यह जरूर कहा जा सकता है कि मनसूबाबंदी कमीशन को गरीबों की नहीं बल्कि गुर्बत को हटाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। अब अगर रियासत आंध्र प्रदेश का जायजा लिया जाए तो यहां पर 30% आबादी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ अवाम को सफेद राशन कार्ड फराहम किए जा चुके हैं और मजीद 5 लाख कार्ड भी जल्द जारी किए जाएंगे। शायद यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी मरकजी मनसूबाबंदी कमीशन के हलफनामे को अमली जामा पहनाने के लिए नवंबर की पहली तारीख से रियासत के 2.16 करोड़ अवाम को 1 रुपए किलो चावल फराहम करने का ऐलान कर चुके हैं और इस ऐलान पर कहां तक अमल होगा ये कहना क़ब्ल वक्त होगा।
उधर अपोजिशन भी चीफ मिनिस्टर के ऐलान पर हैरत में है और बाज़ कायदीन ने तो यहां तक कहा है कि रियासत के अवाम को सिर्फ चावल ही खाना पड़ेगा क्योंकि दूसरी जरूरी अशिया की खरीदी उनकी दस्तरस के बाहर हो जाएगी। रियासती हुकूमत पहले से ही 2 रुपए किलो चावल के लिए 2600 करोड़ की सब्सिडी को बर्दाश्त कर रही है और 1 रुपए किलो चावल के ऐलान से हुकूमत पर मजीद 600 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमत की दीगर फलाही स्कीमात के लिए फंड्स की इजराई में मुसलसल ताखीर हो रही है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि वैट में किए गए 1% इजाफे से जो बोझ अवाम पर पड़ा है उसकी तलाफी के लिए 1 रुपए के लिए चावल का ऐलान किया गया है। हुकूमत के ऐलान के बाद भी सरकारी आदाद-ओ-शुमार में गुर्बत के खात्मे में कुछ हद तक कमी जाहिर की जाएगी, लेकिन गरीब की गुर्बत हमेशा बरकरार रहती नजर आ रही है क्योंकि एक तरफ जहां चावल में कमी होगी वहीं दूसरी जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा भी होगा। ये बात गौरतलब है कि अगर चावल में 1 रुपए की कमी की जाती है तो पेट्रोल में 4 रुपए, गैस की सरबराही में कमी और केरोसिन की किल्लत। ऐसे में गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन होगा? क्या 965 रुपए में मुल्क के 40% अवाम अपना गुजारा कर पाएंगे? क्योंकि उनमें से बेशतर के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। बास तो सड़कों और फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। गरीब अवाम की भूख सिर्फ वादों से नहीं मिटाई जा सकती और वादे खाकर इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता। किसी शायर ने कहा है, चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हुकाम कह रहे हैं कुछ खा के मर गया। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान यह वाज़ेह कर दिया है कि वो फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त को वीटो करेंगे। सदर ओबामा ने फलस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास से व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पहले इस दरख्वास्त को रोकने के लिए महमूद अब्बास से अमेरिका की ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन महमूद अब्बास ने फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दे जाने की दरख्वास्त को पेश करने के अपने अज़्म का इआदा किया। कबल अज़ीं अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर करते हुए कहा था कि फलस्तीन अपनी रियासत के मुस्ताक हैं, लेकिन इसराइल के साथ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। सदर ओबामा ने अपनी तकरीर में मजीद कहा कि अमन के लिए कोई शॉर्टकट या मुख्तसर रास्ता नहीं है और तवक्को है कि फलस्तीनी अपना फैसला वापस लेंगे। सदर ओबामा ने कहा कि अमन सिर्फ बयानात देने और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश करने से नहीं आएगा। फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत की दरख्वास्त पेश करने से रोकने के लिए सिफारती तौर पर कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सदर ओबामा की तकरीर के बाद खिताब करते हुए फ्रांस के सदर निकोलस सरकोजी ने खबरदार किया कि अमेरिका की जानिब से फलस्तीन की दरख्वास्त को वीटो करने की सूरत में मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि इसराइल और फलस्तीन को एक लाजमी और वाज़ेह वक्त का तयन करना होगा कि वो 1 महीने के अंदर बातचीत का आगाज करेंगे, 6 माह में सरहदों के तयन और सिक्योरिटी पर समझौता करेंगे और 1 साल में समझौते को क़तई शक्ल दे देंगे। पाकिस्तान के कबायली इलाके बाजोड़ एजेंसी में पाक अफगान सरहद के इलाके में सड़क के किनारे नस्ब किए गए बम के फटने से 5 अफराद बशमूल 2 खवातीन हलाक हो गई हैं। पाकिस्तान से मिली खबरों में बताया गया है कि हलाक होने वालों में तमाम आम शहरी हैं। ताहम न्यूज एजेंसी AFP ने खबर दी है कि इस धमाके का असल निशाना तालिबान मुखालिफ कबायली सरदार मलिक कशमाली और मलिक जरचान थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस दौरान अफगानिस्तान में तालिबान के साथ हुई झड़प में 11 पुलिस मुलाजमीन हलाक हो गए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक सुबह गजनी में तालिबान अस्करियत पसंद ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग के बाद करीबी इमारत में पनाह ली और वहां पर धमाको अशिया को छुपा दिया। कई घंटों की मज़ाहमत के बाद जब पुलिस मुलाजमीन तालिबान को पसपा करके इमारत में दाखिल हुए तो अस्करियत पसंदों ने धमाको अशिया को उड़ा दिया, जिससे 11 पुलिस मुलाजमीन हलाक हो गए। यमन में हुकूमत और बागियों के दरमियान जंगबंदी समझौते के बावजूद हालात कशीदा हैं। सदर अली अब्दुल्ला सालेह के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान होने वाली ताज़ा खूनरेज झड़पों में मुतादिद अफराद हलाक हो गए हैं। फायरबंदी समझौते के चंद घंटे बाद ही दारुल हुकूमत सना से नई झड़पों की खबरें मिलनी शुरू हो गई थी। इतवार से जारी झड़पों में अब तक 80 अफराद हलाक हो चुके हैं। यमनी दारुल हुकूमत सना में फायरबंदी के बावजूद सदर अली अब्दुल्ला सालेह के वफादार दस्तों और हुकूमत मुखालिफ फौज यूनिटों के दरमियान ताज़ा झड़पों में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए हैं। अल अरबिया ने यमनी दारुल हुकूमत के ज़राए के हवाले से बताया कि मोटर गोले उन हजारों सोगवारों पर आ गिरे जो 2 रोज के पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों के जनाजे में शरीक थे। इन गोलों के सदमे आकर 16 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। शाम में सदर बशर असद की वफादार फौज का निहत्ते शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अल अरबिया टीवी के मुताबिक 4 शंबे की शाम मुख्तलिफ शहरों में फौज की फायरिंग से कम 16 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए हैं।
उधर दुर्रे में लड़ाई के दौरान बशर अल-असद की फौज के 25 एहलकारों की बगावत और मुजाहिरीन की सफों में शमूलियत इख्तियार करने की इत्तलात मिली है, जबकि तुर्की ने शाम में पुरअमन एहतजाज पर फौजी ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ बतौर एहतजाज दमिश्क से हर किस्म के मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर बाराक ओबामा से मुलाकात के बाद सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए तुर्क वज़ीर आज़म ने कहा कि बशर अल-असद से हम 6 माह से मुतालबा करते रहे हैं कि मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल का रवैया तर्क करें, लेकिन दमिश्क ने हमारे उन मुतालबात को कोई अहमियत नहीं दी। तुर्क वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने फैसला किया है कि अंकारा दमिश्क के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेगा और हम आलमी बरादरी के साथ मिलकर शाम के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों को मजीद सख्त करने पर भी गौर करेंगे। नाटो ने लीबिया पर फिजाई कार्रवाई की मुद्दत ने दूसरी मरतबा 3 माह की तोसी कर दी है। उसकी मंजूरी मिशन की मुद्दत खत्म होने से 1 हफ्ता पहले दी गई है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान में कहा कि नाटो जब तक जरूरी रहा लीबिया में अपना मिशन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है और इस बात की कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द ऑपरेशन खत्म कर दिया जाए। क़व्वाली के फन में उस्ताद का दर्जा रखने वाले मकबूल साबरी का चारशंबे की शाम इंतकाल हो गया। वो क़ल्ब के आर्जे में मुब्तला थे और गुज़िश्ता कई दिनों से जनूबी अफ्रीका में मुकीम थे और वहीं इंतकाल कर गए। मकबूल साबरी अपने बड़े भाई गुलाम फरीद साबरी के साथ मिलकर क़व्वाली सुनाया करते थे। 70 और 80 के दहे में उनका उरूज का वो सुनहरी दौर था। वो जिस कदर पाकिस्तान में मकबूल थे, हिंदुस्तान और दुनिया भर के उन तमाम ममालिक में भी उतनी ही शोहरत रखते थे जहाँ उर्दू गायकी सुनी और समझी जाती थी। मकबूल साबरी हिंदुस्तान की रियासत पंजाब के छोटे से शहर कल्याणा में 1945 में पैदा हुए थे। गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी ने फन मूसीकी में खूब नाम कमाया। दोनों भाइयों ने अपनी पहली लाइव परफॉर्मेंस अपने आबाई शहर कल्याणा में ही सिर्फ 11 साल की उम्र में दिया था। 70 और 80 के दहे में गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी का क़व्वाली में हम पल्ला कोई नहीं था और उन्हें सबको पीछे छोड़ दिया था। इसी दौर में उनके बेशुमार कैसेट्स, रिकॉर्ड्स और एल्बम भी रिलीज हुए। उनके दावों के मुताबिक कई अफराद उनका कलाम सुनकर दायरा इस्लाम में भी दाखिल हुए थे। भर दो जेली मेरी या मोहम्मद उनकी मशहूर क़व्वाली थी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।